Okay, so hello learners, welcome back. Welcome to IAS Marathon. So after a very long time and very long break, and I do definitely have some very you know a clear justification. जो लोग टेलीग्राम पे फॉलो करते हैं वहाँ पर डेली अपडेट दिए जाते हैं कि क्या चल रहा है, किस तरीके से चीज़ें चल रही हैं, एंड यू विल गेट डेली इन्फॉर्मेशन ऑल्सो अबाउट आवर न्यू इनिशिएटिव्स एंड जो कि ऑन गोइंग चल रहा है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, पहले तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। आफ्टर दैट come back to this particular lecture. So in this particular lecture हम बात करेंगे कौटिल्य। Remember हमारी एक सीरीज चल रही है which is for the RPSC असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन। एंड अगर हम बात करें तो इसके अलावा जो यूपी है, हरियाणा है एंड एमपी पीसीएस है, तो जहाँ जहाँ पर स्टेट पीसीएस अगर हम बात करें असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम ले रही हैं, उनके लिए बहुत ही ज्यादा क्रूशल है, स्पेशली फॉर द सब्जेक्ट्स, राइट। फॉर एग्जाम्पल ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट है आपका पॉलिटिकल साइंस, एंड पॉलिटिकल साइंस के लिए ये एक बहुत मेजर पोर्शन है, राइट, जिसके चलते आपको वो सीरीज फॉलो करनी है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बहुत सारी चीजें आप ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, सेपरेट प्लेलिस्ट है, पूरे मॉड्यूल्स है। इफ यू वांट टू डाउनलोड दैट मॉड्यूल्स, यू जस्ट हैव टू गो ऑन आवर टेलीग्राम चैनल एंड टेलीग्राम ग्रुप, ज्वाइन इट एंड डाउनलोड इट, एज सिंपल इट इज, राइट। स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इसके अलावा ये पर्टिकुलर लेक्चर जो है कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस है बेसिकली। इसके अंदर कॉम्प्रिहेंसिव चीजें हम पढ़ेंगे। फॉर एग्जांपल ये वाले जो पर्टिकुलर टॉपिक्स हैं, ये वाला जो पर्टिकुलर लेक्चर्स हैं, वो यूपीएससी के लिए जो बात करते हैं। इसके अलावा ग्रेजुएट लेवल एंड पीजी लेवल, एंड दिस इज आल्सो वेरी क्रूशियल फॉर द जेआरएफ एग्जामिनेशन जो कि आने वाले हैं बहुत जल्दी, राइट। स्टार्ट करते हैं। क्रूशियल क्रूशियल चीजें पढ़ेंगे, जो सब कुछ आपके लिए जरूरी है वो सारा इसके लिए इंक्लूडेड है। And yeah, you just have to watch it, and all credit goes to this particular institute for providing this amazing notes। कौटिल्य के बारे में कौन नहीं जानता, सब जानते हैं। तो इनके लिए बेसिक अगर आप देखें तो यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं कि भाई इनका जन्म कहाँ पर हुआ था। दीज आर नॉट क्रूशियल फॉर आवर पर्टिकुलर एग्जामिनेशन। हाँ, पर आपको इतना याद होना चाहिए, नंद वंश को उखाड़ करके फेंकने के पीछे किसका हाथ था, और मौर्य साम्राज्य के स्टैब्लिशमेंट में किसका हाथ था। कौटिल्य का ये सब हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं, एंशियंट हिस्ट्री के लेक्चर डाल दिए हैं, प्लीज गो एंड डू वॉच इट, राइट। अच्छा, ये वाले जो लेक्चर्स है, दीज आर द हाई यील्डिंग लेक्चर्स। ये इसके नोट्स कहीं नहीं मिलेंगे आपको। दीज आर ओनली अवेलेबल एट आईएएस मैराथन का जो टेलीग्राम चैनल है, सिर्फ और सिर्फ वहीं पे। तो आपको जाकर के डाउनलोड करने हैं। हाँ, अलॉन्ग विद एंशियंट मिडाइवल के भी आएंगे और मॉडर्न के भी आएंगे, ठीक है, बहुत जल्दी काम चालू है। हाँ, उसके अलावा ज्योग्राफी का भी आएगा। अच्छा, बेसिक जीके जो है, जो किसी भी पर्टिकुलर एग्जामिनेशन में आजकल पूछी जा रही है, वो सारा का सारा कंटेंट आपको यहाँ पे कवर करा देंगे, बट यू हैव टू स्टे ट्यून एंड वॉच द प्रीवियस लेक्चर, जैसे कि ये वाले लेक्चर आपको देखने पड़ेंगे, राइट। ओके, आने वाले समय में क्या हम पढ़ने वाले हैं, कौटिल्य की अर्थशास्त्र और उनके द्वारा बनाया गया शासन संचालन, राजा के अधिकार कर्तव्य और उनका पूरा व्यापक चित्रण देखेंगे। उसके अलावा इनका क्या जरूरी है फॉर द पर्टिकुलर, अगर हम बात करें फ्रॉम एग्जाम पर्सपेक्टिव, तो एक तो सप्तांग सिद्धांत इंपॉर्टेंट है, मंडल सिद्धांत और षाटगुण्य सिद्धांत, ये बहुत जरूरी है, ठीक है। और आपसे को पता है कि कौटिल्य एक यथार्थवादी, जिसको हम क्या बोलते हैं, रियलिस्ट थे भाई। कौन थे रियलिस्ट, एक होते हैं आइडियलिस्ट, ये रियलिस्ट थे, ठीक है। तो जवाहरलाल नेहरू ने क्या बोला, कौटिल्य को बोला भारत का मैकियावेली, जबकि गलत बात है ये। अगर हम बात करें तो मैकियावेली, बिकॉज मैकियावेली बहुत बाद में आया था कौटिल्य के। वो तो इज लाइक, हम बात करें 14th और 15th सेंचुरी में था मैकियावेली तो। कौटिल्य ने कहाँ पर पढ़ा है, तक्षशिला विश्वविद्यालय में, सोचिए उस समय वहां का प्रोफेसर रहे वो, ठीक है। तो चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री भी थे और भारतीय तथा राजनीति के विचारक भी है, ठीक है। हम इसकी बात करते हैं। और अर्थशास्त्र नामक वहाँ ग्रंथ लिखा वी आर मेहता, जो कि जिनकी हम बात करते हैं इंडियन पॉलिटिकल थॉट्स की बुक से बड़ी पॉपुलर है, और सब पढ़ते हैं इसके बारे में। वास्तव में अर्थशास्त्र प्रशासन पर लिखा गया ग्रंथ अधिक है, ना कि राजनीतिक अथवा शासन कला, ठीक है। कौटिल्य के अनुसार अर्थ का तात्पर्य ऐसी भूमि से है जिस पर मनुष्य बसे हो। अच्छा, जब हम बात करते हैं कि सप्ताह सिद्धांत में, उसके अंदर आते हैं ये सब चीजें। इस प्रकार शास्त्र ऐसी संहिता है जो भूमि अर्जित करने वो उसमें वृद्धि के उपाय सुझाती है। अच्छा, श्यामा शास्त्री है, उन्होंने क्या बोला बेसिकली कि भाई एक स्टेट क्राफ्ट और डिप्लोमेसी पर लिखा गया एक महान क्या एक ग्रंथ है, ठीक है। अब ये कॉन्सेप्चुअल, और अगर सॉरी अगर हम देखें तो फैक्चुअली इंपॉर्टेंट है कि भाई 34 भाग है इसके अंदर, 34 भाग है, और 18, अगर हम बात करें राज्य में 18 मंत्री और विभागाध्यक्ष होते हैं, जिन्हें कौटिल्य क्या बोलते हैं, अष्टादश तीर्थ क्या बोलते हैं, सॉरी, हम बात कर रहे हैं इसके अंदर कि भाई इनको क्या बोलते हैं, अष्टादश तीर्थ। और यहाँ पर तीर्थ का तात्पर्य होता है मंत्री या विभाग विभाग का अध्यक्ष, विभागाध्यक्ष, ठीक है। अर्थशास्त्र श्रुति
स्मृति और संहिता की बजाय एक नीति शास्त्र है, यानी पॉलिसी की एक किताब है भाई। अर्थशास्त्र में चार विधाओं का उल्लेख है, जैसे कि आपका आन्वीक्षिकी, विच मीन्स होता है दर्शक व तर्क, फिलोसफी एंड लॉजिक। ठीक है, यह विधाओं की प्रकाश स्तंभ विधा है। यहाँ पर इसके बाद करें, दूसरा था त्रयी। त्रयी मतलब क्या है? धर्म, अधर्म और वेदों का ज्ञान तथा वर्ण व्यवस्था का ज्ञान इसके अंदर दिया गया है। फिर आता है वार्ता। वार्ता क्या है? कृषि और व्यापार अर्थात अर्थव्यवस्था का ज्ञान। ये राज्य के प्राण है। ध्यान रखना कि राज्य का प्राण किसको कहा गया है? सरन मैम, अर्थव्यवस्था। और लास्ट, दंड नीति विच इज शासन कला और राजनीतिक शास्त्र। ठीक है, इसके अंदर हम इसकी बात करते हैं। तो दंड नीति भी स्वतंत्र नहीं है। दंड जीवन में सुरक्षा लाने हेतु तो अनिवार्य है, लेकिन दंड अनुशासन पर आश्रित है, कि अनुशासन इज द मोस्ट इंपोर्टेंट। और दंड नीति ही अर्थशास्त्र का मुख्य विषय है। क्या है? दंड नीति ही अर्थशास्त्र का मुख्य विषय है। वेरी वेरी क्रूशियल। ठीक है, यहाँ पर हम इसका याद रखना, कौटिल्य का राज्य एक धर्मनिरपेक्ष राज्य भी होता है, और मत्स्य न्याय की समाप्ति हेतु राज्य का उद्भव हुआ है। ये तो हम पहले बात कर चुके हैं। कहीं क्वेश्चन आ जाएगा, कौटिल्य ने अर्थशास्त्र की रचना सिर्फ गद्य में की है? नहीं सर, मैंने गद्य और पद्य दोनों में की है। इसके अंदर गद्य भी और पद्य दोनों में आपको देखने को मिलेगा। उसके अलावा कौटिल्य ने शास्त्र में आगमनात्मक, सॉरी, जब हम बात करते हैं आगमनात्मक और उसकी उप पद्धतियां, जैसे प्रयोगात्मक, ऐतिहासिक, तुलनात्मक और पर्यवेक्षणात्मक। अच्छा, ये कहाँ से पढ़ेंगे आप लोग? ये पढ़ेंगे हम यूनिट जो हमारा, सॉरी, जो जब हम बात करते हैं, जो हमारे मॉड्यूल 1 है, इसी सीरीज का पार्ट है, ऊपर जाकर के आपको देखना पड़ेगा। और उसके अलावा मॉडल 5 एंड 6 है, उसको भी फॉलो करना। वहां पर कौन कलेक्टिव आपको चीजें जाकर देखने को मिलेगी कि प्रयोगात्मक पद्धति क्या होती है, राजनीति शास्त्र को पढ़ने की, ऐतिहासिक, तुलनात्मक, पर्यवेक्षणात्मक। राइट, तो ये सब चीजें क्या है, कौटिल्य ने इस्तेमाल करी इसके अंदर। कौटिल्य के अनुसार जो राजनीति शास्त्र के दो पहलू होते हैं, एक दर्शन, दूसरा प्रयोगात्मक। ये सिर्फ ये नहीं कहते कि भाई पॉलिटिक्स को प्रैक्टिकल होना चाहिए, नहीं, वो कहते हैं दर्शन भी होना चाहिए, फिलोसफी भी होना चाहिए। अर्थशास्त्र में दोनों ही प्रकार की राजनीति का उल्लेख मिलता है। अच्छा, कोई इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट नहीं है इसके अंदर। आपको राजनीतिक शास्त्र भी मिलेगा, अर्थशास्त्र भी मिलेगा, दर्शन शास्त्र, समाज शास्त्र, शिक्षा शास्त्र, रसायन शास्त्र, सबका इसके अंदर वर्णन किया गया है। अर्थशास्त्र में 15 अधिकरण ऐसे हैं मुख्यतः, जिनकी आप बात करते हैं। जैसे कि फर्स्ट में आता है आपका, इसमें राजा के अमात्य की योग्यता क्या है, कि अमात्य कौन कौन बनेंगे, उनकी नियुक्ति कैसे होगी, गुप्तचर के बारे में बताया जाएगा। राजा की रक्षा के समस्याओं के बारे में हम यहाँ पे देखेंगे। दूसरा अधिकरण, चैप्टर मान लीजिए आप इसको, इसमें राज्य के प्रशासनिक विभागों के बारे में आ जाएगा, कि भाई क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करें आरपीएससी की, या फिर कोई दूसरा स्टेट पीसीएस ले लो जो कि बहुत कठिन पेपर बनाता है एपी का। फॉर एग्जाम्पल आरपीएस सबसे कठिन पेपर आता है इसका, सेकंड पेपर, जिसमें सब्जेक्ट की बात करते हैं। उसे पूछ लेते हैं कि भाई तीसरे और चौथे अधिकरण में क्या है, या पांचवें अधिकरण में क्या लिखा हुआ है। पूछ लेते हैं यार, मगर ये सब है नहीं, वो कहीं से भी कुछ भी पूछ सकते हैं। तीसरा अधिकरण की बात कर लो, इसमें राजा की दीवानी और फौजदारी न्यायिक प्रणाली की विवेचना है। विवाह, उत्तराधिकार, ये कैसे होगा, वो सब इसके अंदर है। किसमें? थर्ड चैप्टर। फिर हम बात करते हैं उसका चौथा अधिकरण, इसमें चोरी डकैती के उपचार की व्यवस्था की बात करिए। पांचवें में आप पढ़ लो कि भाई राज्य के कर्मचारी, उनके क्या कर्तव्य रहेंगे। छठे में आ जाएंगे आपके, इसमें राज्य के 7 अंगों का वर्णन किया गया है। क्या बात कर रहे हैं हम? इसमें राज्य के 7 अंगों का वर्णन किया गया है। ये हमारे लिए सबसे जरूरी है, और ये बहुत क्रूशल है। छठवां अधिकरण बहुत क्रूशल है, इसके अंदर हम सप्तांग की बात करेंगे, सप्तांग की बात करेंगे। सातवां अधिकरण किस, अगर हम बात करें तो इसमें विजय के लिए अभियान करने से पूर्व कार्य पर विचार किया गया, स्ट्रैटेजी कैसे बनाया जाएगा। इसमें षाटगुण्य नीति अर्थात राष्ट्र संबंधी विचारों का वर्णन किया गया है। तो सिक्स एंड सेवन आर द मोस्ट क्रूशियल। सिक्स में तो आ जाएगा आपका सप्तांग सिद्धांत, और सातवें में आ जाएगा आपका षाटगुण्य। ऑलराइट, आगे बढ़े। बहुत आराम से पढ़ना है, ठीक है। किसी भी चीज को अगर आपको बहुत लॉन्ग टर्म तक याद रखना है ना, तो बहुत आराम से पढ़नी चाहिए उसको। आठवां तथा नवां अधिकरण की अगर हम बात करें, तो इसके अंदर व्यसनों तथा शक्ति, समय, कमजोरियों आदि का वर्णन किया गया। 10वें में आपका आ जाएगा, इसमें युद्ध नीति के बारे में है। 11वें में आ जाएगा आपका, इसमें कूटनीति और भेदभाव का वर्णन है। 12वां अधिकरण आपसे कहता है कि भाई दुर्बल राजा की छल नीति। ठीक है, 12वें में हम क्या करेंगे? दुर्बल राजा की छल नीति पर विचार किया गया है। उसके अलावा 13वां अधिकरण, जिसमें शत्रु के किले पर पहुंचने के उपायों का वर्णन है, किला फतेह करना है। 14वें में अगर हम बात करें, तो ये इस विषय में देखिए, मंत्र, विषमंत्र आदि के प्रयोग और शत्रु के विजय करने के उपाय का वर्णन किया गया है, जीत कैसे हासिल करी। 15वें में अगर हम बात करें, तो निर्णय संबंधी युक्तियां, पद्धतियां कौन से अपनाए, वो सब चीजें इसके अंदर हम देख, एक बार नजर दौड़ा लो, रटने की जरूरत नहीं है कि भाई पहला, दूसरा, तीसरा क्या बोलता है। छठवां और सातवां याद रख लेना, काम हो जाएगा। ठीक है, छठवां में हो जाएगा सप्तांग, और आठ सातवें हो जाएगा आपका षडगुण। इसके अलावा कुछ जान
अब आप ये बहुत सारी बातें हैं कि भाई मनमोहन सिंह ने क्या बोला था, शिवशंकर मेनन ने इनके बारे में क्या बोला, उसके अलावा ऑस्टिन ओलिवेल, ये बेसिकली क्या है, ये यूनिवर्सिटी ऑफ टैक्सेस यूएस में प्रोफेसर है, उन्होंने क्या बोला ये सब जरूरी नहीं है। और जर्मन समाजशास्त्र से मैक्स वेबर, अब इनका थोड़ा सा देख लीजिए, मैक्स वेबर बड़ा नाम है। ये कहते हैं कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र सही रूप में उग्र मेकियावलीवाद है। ये बोल देंगे कि उग्र मेकियावलीवाद किसने बोला, तो मैक्स वेबर ने बोला। उदाहरण है, राइट, उग्र मैकियावेली का उदाहरण है। इसकी तुलना में मैकियावेली का प्रिंस कम हानिकारक है। ये तो शायद I guess नेट में पूछा भी गया है ऑलरेडी। इसे यूं भी कहा जा सकता है, अर्थशास्त्र के उग्र सिद्धांत यानी कि रेडिकल थ्योरीज की तुलना में द प्रिंस सीधा साधा लगता है। ठीक है, तो ये बहुत क्रूशियल एक एस्पेक्ट है, ये जरूरी था तो हमने ये पढ़ लिया। अच्छा, आपको मुद्रा राक्षस के बारे में तो पता ही होगा, ये हमने काफी बार पढ़ा है इसके बारे में। हिस्ट्री में पढ़ते हैं कि भाई मुद्रा राक्षस किसने लिखी है। तो यहाँ पर एक बात याद रखो, मुद्रा राक्षसा कौटिल्य पर ही आधारित है। ठीक है, इससे रिमेम्बर याद है, गुप्त काल में विशाखादत्त के द्वारा लिखी गई थी, और इसमें कौटिल्य का नकारात्मक चित्रण किया गया है। वीआर मेहता वही भारतीय राजनीतिक चिंतन के आधार उसमें लिखा है, चाणक्य नीति और अर्थशास्त्र के बारे में, कि यह चाणक्य नीति भूमिका प्रदान करती है अर्थशास्त्र एवं अर्थशास्त्र चाणक्य नीति की वर्णित सिद्धांतों का राज्य के क्रियान्वयन को दर्शाता है। सिंपल। अब आपने सबसे जरूरी चीज, सबसे महत्वपूर्ण चीज पढ़नी है कि कौटिल्य का राज्य, कौटिल्य किस प्रकार के राज्य की बात करते हैं, और राज्य को चलाने के लिए क्या क्या चीजें होनी चाहिए। तो कौटिल्य की जो राज्य की उत्पत्ति और विकास है, तो कौटिल्य सीधी सी बात है देवी सिद्धांत में बिलीव रखते थे। ये कहते हैं कि चार सिद्धांतों का उल्लेख करते हैं, हालांकि ये चार सिद्धांतों की बात करते हैं। पहला होता है युद्ध का परिणाम, ये राज्य युद्ध का परिणाम है। दूसरा, विकास मूलक सिद्धांत, राज्य रूपी संस्था का विकास धीरे धीरे हुआ है। तीसरा है लोभ मोह के राज्य के सिद्धांत, और चौथा है देवीय सिद्धांत। ठीक है, कौटिल्य उपयुक्त चारों सिद्धांतों को नहीं मानता है। कौटिल्य मानता है जैविक राज्य, किसको मानता है, जैविक राज्य को, ऑर्गेनिक स्टेट को मानता है। ठीक है, बहुत क्रूशियल टर्म है ऑर्गेनिक स्टेट। राज्य मतलब क्या बोलते हैं इसमें, मैकेनिस्टिक व्यू बोलते हैं कि जिस प्रकार से एक शरीर या एक बॉडी के अंग होते हैं, उसी प्रकार राज्य के भी अंग होते हैं। तो राज्य साध्य व व्यक्ति साधन है। तो क्या बोलता है, पर उत्पत्ति के संबंध में कौटिल्य संविदा सिद्धांत यानी कि सामाजिक समझौता का समर्थक है। सामाजिक समझौता मत्स्य न्याय की समाप्ति के लिए मनुष्य में आपस में समझौता कर मनु को राजा बनाया, और मनुष्य अनाज का 1/6 भाग का व्यापार और 1/10 का भाग राजा को देगा। बदले में राजा उनकी विदेशी आक्रमण और आंतरिक शांति व्यवस्था इनको सुरक्षित करेगा। राइट, कौटिल्य के अगर हम बात करें तो निश्चित शास्त्र परंपरा के विरुद्ध अर्थशास्त्र परंपरा को स्थापित करने का श्रेय जाता है। वे प्रथम विचारक थे जिन्होंने राजनीतिक अर्थशास्त्र को एक स्वतंत्र विषय बनाया और आदर्श के स्थान पर यथार्थ पर बल दिया। फर्स्ट है ये, फर्स्ट रियलिस्टिक फिगर थे भैया हमारे दुनिया के। कौटिल्य राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली का समर्थक, आपको राजा राजा बनाया था उन्होंने, और राजतंत्र ही मानते थे। कौटिल्य राज्य कल्याणकारी, कौटिल्य का राज्य कल्याणकारी राज्य था, यानी कि वेलफेयर स्टेट था। वो चाहते थे कि भाई राज्य में कुछ भी चीज तो आगे जाकर के ना वो सही चीजें चाहिए, सोशलिस्ट पर्सपेक्टिव, वही वेलफेयर स्टेट की बात कर, राइट। तो इंस्पायर्ड है थोड़े बहुत। और कौटिल्य तो संपूर्ण वेलफेयर स्टेट की हम बात करते ही थे। अच्छा, कई कई बार ये कहते हैं कि भाई सॉरी, कई कई बार ऐसा कहा जाता है कि जो हॉब्स का सिद्धांत है, जो कि हम पढ़ चुके हैं, हॉब्स का लेक्चर का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूं, एक बार देख लेना जाकर, बहुत इंपॉर्टेंट है। हिंदी में भी समझाते हैं, इंग्लिश में भी समझाते हैं, और क्या समझाऊं भाई, और कौन सी भाषा जो आपको जाननी है मुझे बताओ कमेंट से, उस भाषा में पढ़ा देंगे, और तो क्या ही होगा। राइट, ऑलराइट। अगर कौटिल्य का जो राज्य का सिद्धांत है वो हॉब्स के सामने रखता है, परंतु उसमें नवीनता पाई जाती है। जैसे कि कौटिल्य का मत है कि राजा की पूर्वानुमति के बिना कर लगाने का, उसे संचय तथा व्यय करने का कोई अधिकार नहीं। ठीक है, कौटिल्य लोक वित्त पर प्रजा का अधिकार मानता है, राजा का नहीं। कितनी बड़ी बात है ना? कौटिल्य राजा और राज्य में कोई विभेद नहीं करता, वह राजा और राज्य को एक दूसरे के पर्यायवाची मानता है, यानी राजा कोई अलग नहीं होता। ठीक है, पॉलमेसन ऑर्सल की अगर हम बात करें, डीआर भंडारकर और पीवी काणे ने अर्थशास्त्र विवेचना करते हुए कहा, राजा ही राज्य का, बेसिकली उन्होंने इसी का मतलब दिया। डॉक्टर केपी जायसवाल ने आचार्य कौटिल्य को भारत का हॉब्स कहा, परंतु कौटिल्य ने हॉब्स से विमुक्त होकर राजा का निरंकुश होना स्वीकार नहीं किया, क्योंकि थॉमस हॉब्स ने लिवाइथन बना दिया था ना। वो तो क्रूअल एकदम, टोटल टोटल टोटलिटेरियन बना दिया उसने लिवाइथन को। सारा अधिकार है, बस एक अधिकार नहीं है, राइट टू लाइफ का। राइट, ओके। पर यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ तो बहुत सारी चीजों का अधिकार दिया किसने, हमारे कौटिल्य ने। इनका मुख्य बल था राज्य के स्थायित्व, सर्वाइवल पर। फिर भी उनका राज्य संरचनात्मक होने के साथ साथ विकासात्मक भी था, डेवलपमेंटल भी था, और वितरणात्मक भी था। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटरी भी था। वितरण संबंधी न्याय की अगर हम बात करें, कि तहत वे अतिरिक्त वस्तुओं को योग्य लोगों में वितरण की सिफारिश करते हैं। राज्य का प्रथम जो प्रधान लक्ष्य था वो है प्रजा का, अगर हम बात करें, योगक्षेम। योगक्षेम का तात्पर्य होता है अलब्ध लवार्ध तथा लब्ध परीक्षण। बड़ा ही देखो कितना कॉम्प्लिकेटेड है।
देखिए इसका मतलब है कि भाई अलब्ध लबार्थ का मतलब होता है कि जो आपके पास है ही नहीं या फिर जो प्राप्त पहले से नहीं है उसको प्राप्त करना। और लब्ध परीक्षण का मतलब है जो आपके पास पहले से चीज है उसको संरक्षण करना, उसको प्रोटेक्शन करना। ठीक है, तो ये दंड नीति के थ्रू आप कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर है कौटिल्य यथार्थवादी विचारक था। आपको इसी संबंध में देखा राज्य का राज्य प्रथम प्रथम उनके अगर हम बात करें उनकी लिस्ट में सबसे ऊपर राज्य था। कुल मिलाकर हम इसकी बात करें तो राज्य की अगर हम बात करें तो धर्म राज्य की सेवा एक शक्तिशाली साधन है। और कौटिल्य धर्मनिरपेक्ष राज्य की समर्थन था और राज्य के मंत्री परिषद कौटिल्य 3 या 4 मंत्रियों को नियुक्ति का समर्थन करता है, यानी कि ज्यादा बड़ी भी नहीं जा सकती। संप्रभुता को लेकर के बात करें तो कौटिल्य शासक को संप्रभु नहीं मानते। कौटिल्य के अनुसार शासक तो संप्रभु राज्य के आदेशों को क्रियान्वित करने का वाला माध्यम है। जैसे आपने एक सीरीज देखी होगी, मैंने उसको शेयर किया था स्पेशली विद माय कॉलेज स्टूडेंट्स। तो अगर आपको भी देखना है वो सब चीज तो मैं आपको बता देता हूँ। भारतवर्ष करके एक सीरीज है, भारतवर्ष करके एक सीरीज बड़ी जबरदस्त है। एक बार उसको जाकर के देख लेना, दूरदर्शन पे बहुत पुरानी थी, बहुत पहले की बनाई हुई थी। इसके अंदर कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य का संवाद वगैरह सब कुछ है। तो कौटिल्य किस तरीके से ट्रीट करते थे चंद्रगुप्त मौर्य को, बहुत बार पसंद नहीं करते थे वो, है ना इस चीज को। कौटिल्य के अनुसार राज्य की संप्रभुता अवधारणात्मक रूप में से धर्म और दंड में निहित है। ठीक है, उनके अनुसार केवल वही बल का प्रयोग वैध हो सकता है जहां धर्म और उसके सिद्धांत को क्रियान्वित करने के लिए किया गया है। इसके अलावा कहीं पे भी आप नहीं कर सकते। प्रशासनिक व्यवस्था की बात कर लो इनके, तो कहते हैं संपूर्ण राज्य प्रांतों या जनपदों में बांटा होता है और इन जनपद का मुख्य समर्था होता है। बहुत जरूरी, बहुत जरूरी, बहुत जरूरी। ठीक है, जैसे आज का राज्यपाल है। प्रांत की अगर हम बात करें, प्रांत या जनपद आगे 4 भागों में बढ़ता है जिसका मुखिया कौन होता है? स्थानिक, क्या बोला उसको? स्थानिक बोल दिया इन्होंने, जैसे कि आज के जिलाधीश होते हैं वो है। उसके अलावा अगर हम बात करें अन्य अधिकारी होते हैं, जैसे सीताध्यक्ष होता है, कृषि शास्त्री यही है। और सन्निधाता कि अगर राज्य के जैसे भंडार गृह होते हैं उनकी उनका प्रभारी होता है। और गणिकाध्यक्ष ये वेश्याओं पर नियंत्रण रखने वाला। बात करें कर्मांतिका, ये कारखानों का प्रभारी होता है। तो ये याद रखना है, बहुत जरूरी है। ये सारी चीजें समर्था, स्थानिक, संदिग्धा और सीताध्यक्ष, सन्निधाता, गणिकाध्यक्ष और आपका कर्मांतिक। गांव का मुखिया गोप व नगर का नागरिक होता था। और सीताध्यक्ष की बात करें तो कृषि से संबंधित होता था, वही रूप दर्शन सिक्कों के निरीक्षक को भी करता था। युक्त की अगर हम बात करें, युक्त या फिर युक्ता, केंद्र व स्थानीय शासन के बीच की एक बहुत ही महत्वपूर्ण संपर्क कड़ी। केंद्रीय प्रशासन की यहाँ पर बात कर लेते हैं तो बहुत जरूरी है। सबसे पहले आता है मंत्रिणा, मंत्रिणा परिषा। ठीक है, अर्थशास्त्र के अनुसार अगर हम देखें तो इसके 18 तीर्थ है, मंत्री हैं और 26 अध्यक्ष है। बेनी प्रसाद ने क्या क्या, डॉक्टर बेनी कौटिल्य के अनुसार निष्कलंक बौद्धिक चतुराई, उचित निर्णय, दायित्व की उचित भावना आदि एक मंत्री की आवश्यक योग्यता होनी चाहिए। ठीक है, और अगर हम बात करें रक्षण अपराधों पर नियंत्रण हेतु पुलिस, ग्रामिकों की अगर हम बात करें तो सीमा विवाद के समाधान हेतु अधिकारी, नायक सेना का होता है। पौर होता है नागरिक नामक अधिकारी, जिसे नगर प्रशासन, जैसे आजकल महापौर होता है ना, कहाँ से आई ये सब चीजें? महापौर को क्या बोलते हैं, मेयर बोलते हैं कि नहीं बोलते? तो ये मेयर है। नगरीय और ग्रामीण दोनों प्रकार के स्थानीय प्रशासन का उल्लेख। स्थानीय शासन की अगर हम इसके अंदर बात करते हैं तो आता है गोप, स्थानिक और नगराध्यक्ष, हम ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं। कुछ यहाँ पर पदाधिकारी के नाम दे रखे हैं, एक बार पढ़ लेना इनको। दो बार एक राजमहल के संरक्षण के लिए। अंतर्वेक्षी राजा का प्रधान अंगरक्षक होता है। सन्निधत्ता पल्ले राज के भंडार गृह। प्रतिष्ठा फौजदारी मुकदमों का निर्णय करने वाला न्यायाधीश होता है। व्यवहारिक धर्मस्थल यानी कि दीवानी न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होता है। क्रमांतिक पल्ले कारखानों वाला। कुप्याध्यक्ष तो ये वन रक्षक अधिकारी होता है। आयुध गराध्यक्ष शास्त्रों का संग्रह एवं रख रखाव करने वाला अधिकारी है। पोतवाध्यक्ष ये व्यापारी की गतिविधियों के लिए माप तौर पर नियंत्रण रखता है। शुल्काध्यक्ष सीमा शुल्क और चुंगी कर वसूलता है। सीताध्यक्ष कृषि विभाग। शून्याध्यक्ष पशु पक्षियों के वध को रोकने वाला अधिकारी। गणिकाध्यक्ष वेश्याओं वाला। नवाध्यक्ष के नौकाओं और जलयानों का आवागमन, ये सब मिनिस्टर्स मान लीजिए आप एक तरीके से देखा जाए। विविधाध्यक्ष वन विभाग का प्रभारी है। आकाराध्यक्ष ये खनिज विभाग का प्रभारी है। दुर्गपाल किलो का प्रभारी। पन्याध्यक्ष कई विक्रय और आयात निर्यात को देखता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट। सुराध्यक्ष आपका आबकारी विभाग का प्रमुख है। कौटिल्य की बात करते हैं, कौटिल्य के सैन्य संगठन की बात करते हैं यहाँ पर। तो कौटिल्य क्या बोलता है अ, कि भाई चतुरंग बल होना चाहिए, पैदल, रथ, अश्व और गज। इसकी प्रधानता के प्रमुख पक्षधर थे ये। इसके अलावा कहते हैं कि ये जो चतुरंगिणी सेना है इसके साथ साथ सहायक सेना भी रहनी चाहिए, जैसे नौबल, विष्टबल, चरबल और देशिक बल। ठीक है, आपको ये याद रखना है, बहुत जरूरी है। फिर बात करते हैं भ्रष्टाचार रिलेटेड, ये स्पेसिफिकली मेंशन है सिलेबस में काफी सारे। तो आपको इसको अच्छे से पढ़ना ही पड़ेगा। करप्शन के बारे में देखते हैं कि कौटिल्य का क्या कहना है। राइट, तो कौटिल्य क्या कहते हैं इनके बारे में।
तो कौटिल्य नौकरशाही द्वारा किए जाने वाले जो धोखाधड़ी होते हैं कि 40 स्वरूपों यानी कि 40 टाइप्स ऑफ भ्रष्टाचार के बारे में बात करते हैं। भ्रष्टाचार के तहत भौतिक पदार्थों की प्राप्ति ही नहीं बल्कि सत्ता का दुरुपयोग भी आता है। ठीक है, उन्होंने लिखा है जैसे यह जानना संभव है कि पानी में तैरती मछली कब पानी पी लेती है, ठीक उसी प्रकार ये भी नामुमकिन है कि अधिकारी कब पैसों का गबन कर देता है। तो भ्रष्टाचार की जांच और कार्यवाही के लिए उन्होंने मंत्री पदाधिकारी 3 व्यक्तियों की समिति बनाई थी। मतलब सुझाव दिया था जैसे आज ट्रिब्यूनल्स होते हैं वैसे ही है। तो भ्रष्टाचार मात्र अधिकारियों में ही व्याप्त नहीं होता है बल्कि सार्वजनिक जीवन में प्रत्येक व्यक्ति के अंदर भ्रष्टाचार होता है, ये इसकी बात बोलता है। ठीक है, तो इसका दुरुपयोग करना इज वेरी क्रिटिकल और नहीं करना चाहिए, बेसिकली इनका मानना है। कमेटी वगैरह देखती है। व्यवसायिक संगठन बात करते हैं, श्रेणी शिल्पियों का संगठन है, संघ मजदूरों का संगठन और सम्यक समुत्थान ये व्यापारियों का संगठन। राइट, नेक्स्ट बात करते हैं न्याय व्यवस्था में। बात करते हैं दो तरह की न्याय व्यवस्थाओं के बारे में बताते ही हैं कि भाई दो प्रकार के न्यायालय होंगे, एक धर्मस्थलीय और एक कंटक शोधक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पीवाईक्यू भी है, ये पीवाईक्यू है, ये आ सकता है। तो धर्मस्थली तो दीवानी न्यायालय हो गई और ये कंट शोधक हो गया आपके फौजदारी। तो इस न्यायालय के न्यायाधीश कौन है? व्यवहारिक और इसका प्रतिष्ठा, पहले पढ़ चुके ऊपर हम। दंड की अगर हम बात करें तो दंड निर्धारक कौटिल्य समानता का सिद्धांत नहीं मानता, वो कहते हैं कि वर्ण व्यवस्था लिंग उम्र के आधार पर दंड व्यवस्था का भेद होना चाहिए और करना करते हैं वो। तो न्यायपालिका संगठन की बात करें तो अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में 4 स्थानों पर न्यायपालिका गठन का सुझाव दे। जनपद संधि, 2 गांवों की सीमा पर, संग्रहण न्यायालय यानी कि ये कहते हैं कि 10 गांव के केंद्र में होना चाहिए, द्रोण मुख ये 400 गांव के केंद्र में होना चाहिए और स्थानीय न्यायालय होना चाहिए 800 गांव में। ठीक है, न्याय व्यवस्था का स्वरूप देख लेते हैं भैया, इसका बहुत जरूरी है। फर्स्ट आता है आपका वितरणात्मक न्याय, जिसको हम डिस्ट्रीब्यूटरी जस्टिस बोलते हैं। तो इसके अंदर ये क्या बोलते हैं, कहते हैं कि कौटिल्य के अनुसार जो राज्य का सकारात्मक दायित्व है कि वितरण करना चाहिए ऐसी चीजों का, जैसे रोटी कपड़ा मकान, वो सब चीज बेसिक चीजें है ना। ये सुनिश्चित करता है कि प्रजा का कोई भी वर्ग अभावग्रस्त नहीं हो और समाज के साधनों का वितरण न्याय और औचित्यपूर्ण हो। ठीक है, दूसरा अगर हम बात करें इसके अंदर तो होता है सुधारात्मक न्याय। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? रिफॉर्मेशन, रिफॉर्मेटरी। ये तो हो गया डिस्ट्रीब्यूटरी, लिख लो इंग्लिश में चाहो तो आप। और ये हो गया रिफॉर्मेटिव या फिर रिफॉर्मेटरी, रिफॉर्मेटिव जस्टिस है ये। ठीक है, तो इसमें न्याय का अंतर्गत कौटिल्य कहते हैं कि राज्य का दायित्व है ये कि कानून का उल्लंघन करने वाले को या फिर उसका अतिक्रमण करने वाले को दंड देना चाहिए और बेसिकली उसके सुधार पे काम करना चाहिए। ठीक है, समुचित निपटारा करके प्रजा को अधिकारों को सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए। ठीक है, इन्होंने न्यायाधीशों पर भी नियंत्रण रखा। ये क्या करते थे, ये बना देते थे, ऑफिस बना देते थे, तो उस पर्टिकुलर ऑफिस को भी नियंत्रण करने के लिए भी कुछ ना कुछ अरेंजमेंट करते थे। ठीक है, तो बहुत ही सेप्टिकल माइंडसेट के इंसान थे, तभी इतने बड़ा नाम हुआ इनका। न्यायपालिका की स्वतंत्रता की बात करते हैं, कौटिल्य कार्यपालिका और न्यायपालिका के पृथक्करण को वांछनीय माना है लेकिन पूर्व पृथक्करण नहीं माना है। ठीक है, पूर्ण तरीके से सेपरेशन ऑफ पावर यहाँ पर नहीं है। न्यायाधीश अपनी न्यायिक शक्ति का उपयोग करने में राज्य के प्रभाव के अधीन नहीं अपितु धर्म के नैतिक और नियंत्रण द्वारा निर्दिष्ट होते। कितनी बड़ी बात है, अगर राज्य के अधीन हो गया तो कमिटेड जुडिशरी होगी, विच इज रॉन्ग, नहीं होना चाहिए। तो क्या बोलते हैं, धर्म और नैतिक नियंत्रण। ठीक है, धर्म के नैतिक नियंत्रण में धर्म राज्य की विधायी कार्यपालिका और न्यायिक शक्तियों को एक साथ मर्यादित रखने का माध्यम है। कौटिल्य ने दंड के प्रतिकारात्मक, निवारक तथा सुधारक तीनों ही दृष्टिकोणों को महत्व दिया है और कौटिल्य ने मनु की भांति दंड के आध्यात्मिक एवं नैतिक प्रयोजन को स्पष्ट दृष्टिकोण व्यक्त नहीं किया। ये बहुत जरूरी जानने के लिए। और कौटिल्य का सत्ता सिद्धांत की अगर हम बात कर ले यहाँ पर, तो ये बहुत जरूरी हो जाता है। ये चीज आपके लिए बहुत जरूरी है, इसको याद रखो। तो ये राज्य के, अगर हम बात करें जो ऑर्गेनिक थ्योरी की हम बात करते हैं जिसके अंदर है, तो जैसे इसमें बता मंडल योनि क्या है। मंडल योनि अधिकरण में राज्य के 7 अंगों का विवेचन है। सप्तांग मतलब 7 अंग। तो फिर सबसे पहले आता है आपका राजा, विच इज स्वामी, इसको रूलर बोलते हैं हम। तो राज्य का प्रथम अंग और प्रधान अंग है ये। अभी आपने जब शुक्र पढ़ोगे तो उसके अंदर भी है ये, और उसके पहले आप मनु के पास जाओगे तो मनु मनु के सिद्धांत में भी है ये। ठीक है, तो इतना याद रखना। सबसे पहले तो मनु के यहीं से आया था, बाद में ये सब चीजें आगे बढ़ी और इन्होंने इसको बहुत ही ज्यादा जो है प्रचलित कर दिया। किसने? कौटिल्य ने। राजा को शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, आत्मिक गुणों का युक्त होना चाहिए और आत्मसम्मत की संज्ञा देता है। बेसिकली ये कौटिल्य संयुक्त रूप से इसको आत्मसम्मत होना चाहिए। प्रजा के सुख में ही राजा का सुख निहित है। कौटिल्य और इसका स्टेटमेंट है, यथा राजा तथा प्रजा, इसकी बात करते हैं। ठीक है, तो कौटिल्य का राजा प्लेटो के फिलोसोफर किंग की तरह है और कौटिल्य का राजा के आदर्श के रूप में देखता है। ठीक है, और कौटिल्य के राजा संबंधी विचार प्लाटो के दार्शनिक राजा के समान है। हाँ, थोड़ा थोड़ा देखते तो मिल सकते हैं। कौटिल्य के अनुसार एक चक्रवर्ती राजा के 3 गुण होने चाहिए, पहले बौद्धिमता, सैनिक शक्ति और वित्तीय सावधानी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और लोक कल्याणकारी राज्य का समर्थक है। 3 3 4 4 बार हो गए। ठीक है, तो शासक के व्यक्तिगत गुण के बारे में बात है, उच्च नैतिक चरित्रवान, कर्तव्यों का निर्वाह, निष्ठावान और संयमित होना चाहिए। राजाओं के प्रकार, एक धर्म विजयी, लोभ विजयी और असुर विजयी। तो ये 3 रस होते हैं जिनको रस को चलते हैं इन्होंने वाला बोला। ठीक है,
तो राजा के चार प्रकार के गुण होते हैं: अभिगामिक, उत्साह गुण, प्रज्ञा गुण और आपका आत्मसम्मत गुण। अभी क्या बोलते हैं कि भाई एक नया राजा आया ना, उसके बदले क्या है कि अस्वस्थ पुराने राजा को ज्यादा श्रेष्ठ मानते हैं, क्योंकि पुराने राजा को परंपराओं का ज्ञान होता है, वो परंपराओं पर नियंत्रण रखता है, ये सब चीजें हैं। और उसके अलावा ये भी तरह देते हैं कि जो राजवंशीय अनुवांशिकता सिद्धांत है, ये बहुत जरूरी है, और इसका ही बेसिकली क्या बोलते हैं, समर्थन भी करते हैं ये। दूसरे होते हैं आपका, दूसरा अंग है आपका, यहाँ पर हम बात करते हैं अमात्य विच इज मिनिस्ट्री। अमात्य विच इज मिनिस्टर, सॉरी नॉट मिनिस्ट्री, क्या है, मिनिस्टर्स। ठीक है, तो हम इसके बात करते हैं, तो मंत्रियों को अमात्य कहा जाता है, जबकि प्रधानमंत्री को महामात्य। ठीक है, राजा व अमात्य एक गाड़ी के दो पहिए हैं जो एक दूसरे के बिना बेकार है। तो इसकी हम बात करते हैं मंत्री परिषद में, अगर हम बात करें कोटले के, मंत्रिपरिषद 3 या 4 मंत्री होने चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होने चाहिए। और अगर हम इसकी बात करें तो मंत्री की दो संस्थाओं का उल्लेख भी किया है, जैसे मंत्रियों की सभा जिसको राज्यसभा बोलेगा, और मंत्री परिषद। ठीक है, अब मंत्री बना दी तो इस पर भी नियंत्रण रखना जाना चाहिए। तो उपदा परीक्षण की अगर हम बात करें तो मंत्रियों की नियुक्ति हेतु चारित्रिक सत्यापन किया जाता है। अब मंत्रियों पर नियंत्रण के लिए ना गुप्तचरों के इन्होंने माध्यम से समय समय पर अमात्यों के 4 प्रकार की परीक्षाओं का उल्लेख किया। एक धर्मोपदा, जो धर्म के द्वारा अमात्य के हृदय की पवित्रता का परीक्षण करता है। कामोपदा, जो स्त्री समागम के अवसर उपस्थित करने के द्वारा उसके चाल चलन का परीक्षण करता है। और अर्धोपता, एक गुप्त उपायों द्वारा मंत्री को धन का लोभ दिखाकर उसका आचरण का परीक्षण करता है। और भयोपदा, तो मतलब भयोपदा क्या होता है, भयभीत करके शासन के विरुद्ध आचरण करने की। इतनी बड़ी बात है ये, आप समझ रहे हो कि अगर मंत्रियों को इस तरीके से चुन लिया जाए तो बताओ इससे अच्छी गवर्नमेंट कहाँ पर मिल सकती है आपको? कहीं नहीं, कहीं नहीं मिलेगी भाई इससे अच्छी। आज के जमाने में अगर ऐसा हो जाए, इस तरीके का टेस्ट रख दिया जाए, तो आई डेफिनेटली श्योर कि कुछ ही एक आध होंगे जो निकल करके आएंगे। लेकिन जो लोग निकल करके आएंगे, फिर देश कहाँ जाता है, देख मतलब फ्लाई करेगा फ्लाई। ठीक है, अमात्य मंत्री दोनों ही भिन्न भिन्न होते हैं, ये सब आपको पता ही है, फिर भी मंत्री होने के लिए अमात्य पद आवश्यक। ठीक है, और प्रधानमंत्री की योग्यता तो है, अधिशासी प्रधानमंत्री के लिए कुछ गुणों को अनिवार्य है, जैसे जिन्हें केवल अमात्य संपत्ति नाम दिया गया। तो प्रधानमंत्री का अन्य मंत्रियों से संबंध क्या रहेगा कि अगर हम बात करें तो आधुनिक युग में संसदीय जो शासन पद्धति है कि भांति कौटिल्य का प्रधानमंत्री की स्टोन ऑफ द कैबिनेट आर्क है, जैसे आज भी रहते हैं ना प्रधानमंत्री, वैसे ही है। फिर उसके बात करते हैं, तीसरा आया था आपका जनपद, विच इज आपका पीपल और टेरिटरी। ठीक है, जनपद यानी कि पीपल एंड टेरिटरी, तो भाई एक राज्य के 4 अंगों में से एक जनपद भी है। जनता भूमि, तो 10 गांवों का समूह है, उसको संगठन बोलते हैं। 200 गांव का सार्वत्रिक, 400 गांव का द्रोणमुख, और 800 गांव को स्थानीय। दुर्ग और फोर्ट, विच इज द फोर्थ पार्ट, तो इसको कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में 2 तरह के दुर्गों का वर्णन किया, एक दुर्ग विधान और दूसरा दुर्ग निवेश। ठीक है, एक ये चीज है। तो दुर्ग विधान की अगर बात करें तो कौटिल्य का आशय मुख्य दुर्ग से है, जिसका निर्माण पर ये मुख्य दुर्ग के निर्माण में बल देता है। ठीक है, दुर्ग निर्वेश का मतलब है कि इसका आशय दुर्ग के अंदर के भवनों तथा राज्य के अंदर महत्वपूर्ण स्थानों को निर्मित भवनों से। कौटिल्य के अनुसार ना 4 प्रकार के दुर्ग होते हैं: एक औदक, एक पर्वत, धानवन और वन। उसके अलावा या तो जो दुर्ग चारों ओर से पानी से घिरा हो, औदक पर्वत जो पहाड़ों पर बना हो, धानवन की अगर बात करें, ऐसे जो मरुस्थलीय है, रेगिस्तान में बना हो, और वन दुर्ग जो जंगलों में बना हो। ठीक है, तो कौटिल्य के अनुसार कौन से इंपॉर्टेंट है? औदक, एक तो औदक जो चारों तरफ से पानी से घिरा हो, और पर्वत दुर्ग संकट के समय राज्य की तथा नागरिकों की रक्षा में सहायक होते हैं। जबकि जो धानवन और वन दुर्ग है, वो राजा को सुरक्षा हेतु आवश्यक और अति उपयोगी होते हैं। ठीक है, तो ये भी हो गया आपका भाई चौथा। पांचवा देख लो, पांचवा होता है आपका दंड। क्या होता है? दंड, विच इज फोर्स। ठीक है, ऑलराइट। तो हम इसकी बात करें तो दंड का मतलब यहाँ पर किस चीज से, आपका सेना या लॉ एंड ऑर्डर से। तो दंड अप्राप्य वस्तु की प्राप्ति, प्राप्य वस्तु की बढ़ोतरी, और बढ़ोतरी की रक्षा, और रक्षित का सही वितरण करता है। कितना सुंदर लाइन है। तो फिर 5 पढ़ चुके हैं, अब आ जाओ छठवे पे, कोष, ट्रेजरी। पैसा भी तो जरूरी है, सातों मित्र होता है। तो ट्रेजरी की बात करें तो खजाना, तो कर संग्राहक को समर्था, और कोषाध्यक्ष को सन्निधता बोलते हैं, विच इज वेरी क्रूशियल, बहुत इंपॉर्टेंट है। पैसा जरूरी है राज्य को चलाने के लिए। मित्र की बात करें, राज्य के वैदेशिक संबंध की, आधुनिक राज्य में अंक के जैसे अगर हम बात करें अंग व सप्तांग सिद्धांत, वही सब चीजें नहीं जरूरी। मित्र बस इतना याद रखो कि जिन राज्यों से, जिन अन्य देशों से हमारे मैत्रिक संबंध है, वो है। ठीक है, अच्छा अंगों की तुलना करता है, तो राजा सिर होता है, अमात्य आंख होते हैं, जनपद जांघाएं होती है, दुर्ग भुजाएं होती है, दंड मस्तिष्क होता है, कोष मुख होता है, और मित्र कान होते हैं। कितनी बड़ी बात है। तो हम ये तीनों पढ़ चुके हैं। और कौटिल्य के पराराष्ट्र नीति, जो इंटरनेशनल रिलेशंस के संबंधी विचार की हम बात करें तो 3 वर्गों में आता है: षाडगुण, कूटनीति और मंडल सिद्धांत। ठीक है, मंडल नहीं पढ़ा, अभी मंडल बताता हूँ। तो पड़ोसी राज्य के संबंध में है मंडल सिद्धांत, शक्ति संतुलन सिद्धांत पर आधारित है।
शाटगुन ने क्या कहता है, पड़ोसी राज्यों के साथ संबंध स्थापित करने की नीति, अर्थात विदेश नीति। यहाँ पर बात कर लो मंडल अर्थात राज्यों का व्रत और घेरा, मतलब ऐसा होता है कि भाई यहाँ पर राजा है, फिर यहाँ पर आपके पड़ोसी राजा है, फिर यहाँ पर आपका पड़ोसी के पड़ोसी राज्य है, फिर ये पड़ोसी के पड़ोसी के पड़ोसी राज्य है। तो ये आपका क्या होता है, ये तो आपका दुश्मन होता है, ये फ्रेंड होते हैं, ये आपका फ्रेंड का दुश्मन दुश्मन होता है। तो इस तरीके से पूरा बताऊंगा अभी यार, पूरा चक्कर पड़ेंगे आप, राइट। दूसरा इसमें आता है राज्य की सुरक्षा और शक्ति वृद्धि में 6 नीतियां हैं। संधि संबंध विग्रह, जिसको हम बोलते हैं अविच्छेद विग्रह, फिर यान यानी कि चढ़ाई करना, आक्रमण करना, आसन विच इज मौन रहना, संशय शक्तिशाली समक्ष होना, और आपका द्वेदी भाव। ठीक है, तो ये 6 नीतियां हैं इसके अंदर, किसे शार्दुल्य नीति, छह भी तो 6 बोलते हैं इसको। इस घेरे में 12 राज्य और 72 प्रवृत्तियां होती हैं। शार्दुल्य नीति मंडल सिद्धांत का ही प्रसार है, और अंतरराष्ट्रीय राजनीति के विश्लेषण में कौटिल्य यथार्थवाद और शक्ति का सिद्धांत का समन्वय है। मंडल के मध्य अगर हम बात करें तो विजगीषु होता है, और विजगीषु राज्य स्तर विस्तार की इच्छा रखने वाला राजा होता है। विजगीषु का मतलब क्या है, एक्सटेंशन करना है हमको अपने समझ। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखो, ये बहुत क्रूशियल चीज बता रहा हूँ आपको, ये हो गया विजगीषु। ठीक है, अब विजगीषु के बाद आप आ जाइए, यहाँ पर हो गया आपका इसके जस्ट बगल वाला अरि, यानी कि जो सामने का शत्रु होता है, बिल्कुल बगल का, जो हमारा जैसे इंडिया पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान हमारा दुश्मन है, अरि है। फिर उसके 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 बगल वाला हमारा मित्र हो जाएगा, अफगानिस्तान मित्र है। फिर आप पश्चिमी ग्रह, पीठ का शत्रु, यानी कि ऐसा ऐसे ही है, ये यहाँ पर है, आगे की इस तरह की जा रही है और पीछे की इस तरह जा रही है। ठीक है, ये पीछे है, ये आगे है। तो यहाँ पर हम इसको इस तरीके से देख रहे हैं, इस तरीके से। ठीक है, तो ये आगे वाले हिस्से हैं, ये वाले, ये पीछे वाले हिस्से हैं। तो इसमें हम बात करते हैं, अरि होता है, फिर मित्र होता है, फिर अरि मित्र होता है, फिर मित्र का मित्र होता है, फिर अरि मित्र का मित्र होता है। इधर आप पार्श्वनिक ग्रह यानी कि पीठ का शत्रु, फिर आक्रांता पीठ का मित्र, फिर पार्श्वनिक ग्रह सार होता है, फिर आक्रांता सार होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप एक इसको देख लेना, एक उदासीन राज्य भी होता है, राज्य पूर्ण तथा तटस्थ होता है, जैसे स्विट्जरलैंड है, इसको याद रखना। फिर लघु मंडल की अगर हम बात करिए क्या है, तो प्रत्येक राज्य का एक लघु मंडल होता है, उसमें भी 4 राज्य होते हैं, जिसमें राज्य स्वयं, मित्र राज्य, शत्रु राज्य और उदासीन राज्य होता है। लघु मंडल में कुल 18 प्रकृतियां होती हैं। बृहत मंडल होता है, इसमें 12 राज्य, 72 प्रवृत्ति होते हैं। नॉट सो इम्पोर्टेंट, ये जरूरी नहीं है। जरूरी क्या है, सैन्य बल व युद्ध। राजा के पास 3 शक्तियां, उत्साही शक्ति यानी कि नैतिक बल, प्रभाव शक्ति और मंत्र शक्ति, कूटनीति। युद्ध के 4 प्रकार है, प्रकाश धर्म युद्ध, कूट युद्ध, तूष्णीम युद्ध और माया युद्ध। प्रकाश के नियम अनुसार कूट युद्ध छल कपट, तुष्णि में निष्कृष्ट युद्ध या विष आदि का प्रयोग करना, माया युद्ध बेसिकली जिसमें मायावी शक्तियां, या फिर अगर हम बात करें कुछ इस तरह की चीजें कर सकते हैं। माया क्या होती है, माया होती है मनी। क्या होती है मनी, खरीद फरोख्त कर लो, खत्म। आजकल तो चल भी रहा है ना वो ज्यादा, है ना। जर्नलिस्ट जो गोदी मीडिया है बेसिकली, जो बिके हुए मीडिया है, वो बोलते हैं कि टीचर्स जो होते हैं, जो टीचर जिन्हें कुछ आता जाता नहीं है, वो यूट्यूब पर ऐसे ही बकवास करते हैं। आप पढ़ा लीजिए भैया के, है कि नहीं। वही सब चीजें हैं बस। कौटिल्य ने दूध को राज का मुख कहा है। तो दूध के अगर हमारा नी दृष्टांत की बात करते हैं, उसमें अमात्य के समस्त गुण होते हैं। इसे विदेशी राजा से संधि आदि करने के लिए भी पूर्ण स्वतंत्र अधिकार होता है। परिति परिमितार्थ की अगर हम बात करें, परिमितार्थ अमात्य के बजाय एक चौथाई गुणों वाला होता है। इसमें केवल निश्चित मामले में ही समझौता के अधिकार होते हैं, और शासन यह केवल संदेश। दूतों के कार्य अगर हम बात करें, प्रेक्षण संधि एक बार पढ़ लेना इसको, प्रताप उपजाप, चार ज्ञान, पराक्रम और समाधि मोक्ष। गुप्तचर विभाग की बात करें तो 9 प्रकार के गुण पुरुष यानी गुप्तचर बताए गए हैं। कपाटिक, उदास्थित, गृहपतिक, विदेहक, तापस, स्त्री, तीक्ष्ण, रसद व भिक्षु। एक स्थान पर रहने वाले गुप्तचर कौन से, कपाटिक, उदास्थित, गृहपतिक, वैदिक और तापस। इसको एक बार पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्राह्मण कौन तो कौन, क्षत्रिय, तीक्ष्ण है। तो ये ऐसे गुप्तचर होते हैं जो राजा से संबंधित ना हो, किंतु जिनका पालन पोषण राजा के लिए आवश्यक हो, जो सामुद्रिक विद्या, ज्योतिष, व्याकरण, इंद्रजाल, धर्मशास्त्र में निपुण होता है। तीक्ष्ण क्या है, देश में रहने वाले ऐसे व्यक्ति जो धन के लिए अपने प्राणों की भी परवाह न करके हाथी, बाघ, सांप से भी बढ़ जाते, तो कौटिल्य ने तीक्ष्ण है। रसद अपने बंधुओं से भी स्नेह न रखने वाला क्रूर होता है ये रसद। और परिव्राजिका या आजीविका के इच्छुक होते हैं, दृढ़, प्रौढ़, विधवा, सन्यासिनी के वेश में रहने वाली महिलाएं परिव्राजिक कहलाती हैं। ठीक है, संधि के प्रकार ये जरूरी है, संधि कौन कौन से प्रकार की होती है। ओके, संधि के प्रकार देख लेते हैं। पहला होता है आपका हानि संधि, हीन संधि, सॉरी। हीन संधि एक प्रकार की विशेष प्रकार की संधि है, जो बलवान राजा के साथ एक कमजोर राजा अपनी सुरक्षा हित करता है। आमिष संधि, जब पराजित राजा विजय राजा के समक्ष अपनी सेना, धन समर्पण कर देता है, तो उस संधि को आमिष कहते हैं।
पुरुषांतर अपने सेनापति तथा राजकुमार को विजयी राजा को सौंपकर जो संधि की जाती है। उपग्रह संधि यह वह संधि है जिसमें धनराशि निश्चित हो जाती है, यह किस्तवार धन अदा करने पर बल देती है। मित्र संधि तो एक अलग प्रकार की संधि है, जो दो मित्र राजाओं के बीच परस्पर हित होती है। विषम में दो राज्यों के बीच दो अलग अलग कार्यों को करने का संधि। भूमि, यह दो राज्यों के बीच भूमि प्राप्त करने हेतु का किया गया समझौता है। सामाजिक व्यवस्था की बात कर लीजिए इसके अंदर, तो सामाजिक जीवन को धर्म पर आधारित होना चाहिए, यहाँ पर इसकी बात करते हैं। तो अर्थशास्त्र वर्णों पर आधारित भेदभाव को नहीं मानता तथा प्रशासन में योग्यता के आधार पर सभी को समान अवसर देता है। जीवन को चार भागों में बांटा गया है। आश्रम व्यवस्था की जब बात करते हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। वर्ण को भी भागा गया है, ये विभाजन में व्यवहारिक सिद्धांत के रूप में मान्यता देता है। मनु के विपरीत कौटिल्य ने स्त्रियों और शूद्रों को संपत्ति का अधिकार की मान्यता दी कि अगर आप काबिल है तो पा सकते हैं। धर्म संबंधी बात करें तो कौटिल्य राज्य को धर्म व सृजनकर्ता नहीं अपितु धर्म का संरक्षक मानता। अर्थव्यवस्था संबंधी बात करें तो कौटिल्य सर्वप्रथम वार्ता यानी कि कृषि पशुपालन वाणिज्य को आत्मा माना है एक राज्य की। भूस्वामी को क्षेत्र कहा गया है, काश्तकार को उपवास कहा जाता है। अर्थशास्त्र में 10 प्रकार की भूमियों का वर्णन किया गया और अर्थशास्त्र में हल से जोतकर उत्पन्न किए गए पदार्थ को सीता कहा जाता है। हालांकि कहते हैं ऐसे ही कौटिल्य ऑफ कोर्स राजतंत्रनात्मक को ही मानते थे, पर उसमें अर्थशास्त्र के गणतंत्र की विशेषताएं भी आपको देखने को मिलेगी कि गणतंत्रात्मक व्यवस्था में प्रशासन करना दुसाध्य होता है क्योंकि विचारों व मतों की संख्या ज्यादा होती है। ठीक है। दूसरे ऐसे शासन में ऐसे वर्ग भी हैं जहां पर आंतरिक असममितता बहुत अधिक होती है, अतः ये शीघ्र ही विखंडित हो जाता है। गुप्तचरों का प्रयोग करके इस शासन को आसानी से विघटित किया जा सकता है। तो राजतंत्र के अलावा गुण जो गणतंत्रात्मक है उसका कुछ हानि भी बताइए, बेसिकली किस तरीके से खत्म किया जा सकता है। कौटिल्य और मैकियावेली की बात करें तो समानता, तो जीबी बोटाजी ने और आपके ए हिले ब्रॉन्ट ने कुछ यहाँ पर की हुई, दोनों राज्यों को असीमित शक्तियां देने के पक्षधर है। एकता और विस्तारवादी हैं, युद्ध के राज्य के विस्तार और विदेश नीति का प्रमुख आधार मानते हैं। तो आप एक बार इनको पढ़ लेना, नोट्स क्रूशियल फॉर दिस। और समानता देखें तो प्रिंस केवल राजनीति संबंधी है, जबकि अर्थशास्त्र में राजनीति और मानव जीवन प्रत्येक क्षेत्र से जुड़ी हुई है। ठीक है, इसको भी एक बार आप रीड लगा लेना, नॉट क्रूशियल। अच्छा, कौटिल्य से रिलेटेड कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं। कौटिल्य इंद्रियों पर नियंत्रण रखने वाले को ही सफल मानते हैं तथा राजा को 6 शत्रु माने: काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, मद और अत्यधिक हर्ष। धर्म के विपरीत आचरण को रोकना राजा का पुनीत कार्य है, ये राज्य न्याय का स्रोत होता है। कानून के 4 स्तंभ बताएं: पवित्र कानून, जन धर्म, प्रमाण, व्यवहार, इतिहास, चरित्र और आपका राज्य देश शासन। नारी के अधिकार संबंधित अगर हम बात करें तो प्रावधान हर साल आता है क्वेश्चन इससे। यूपीएससी में तो एक बार पूछ ही लेते हैं, पिछले 2 साल से आ रहा है, उसके पहले भी बहुत बार पूछा गया है। अर्थशास्त्र में ऊंची और नीची जाति के मध्य प्रचलित भेदभाव का भी वर्णन मिलता है। ठीक है। हम बात करें एनसी बंदोपाध्याय के अनुसार कौटिल्य पूरा द्वारा वर्णित राज्य जो है बहुलवादी, न तो बहुलवादी है और न ही एकलवादी, या तो बहुलवादी या एकलवाद है। ठीक है, तो यह तो बहुलवादी एकलवाद है। चलो, कितनी बड़ी बात है। पुस्तक है बीसी सेन की इकोनॉमिक्स इन कौटिल्य। उसमें कहा है कि कौटिल्य ने एक विकासशील अर्थव्यवस्था तथा नियोजित राज्य की अवधारणा का प्रतिपादन किया है। अब ये जरूरी है भाई, ये पूछ लेंगे आपसे कि भाई कौटिल्य पर लिखी गई कौन कौन सी बुक्स हैं, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है। तो एथिक्स ऑफ चाणक्य किसने लिखी है? परमहंस सिद्धानंद ने। ये देख रहे हैं एक बार। उसके बाद हमारे कौटिल्य कॉन्सेप्ट ऑफ डिप्लोमेसी भारतीय मुख्य ऋषि ने लिखी है। कौटिल्यास ज्यूरिस्प्रूडेंस वी के गुप्ता। कौटिल्य शासन अप्रेजल पुष्पेंद्र कुमार। द कौटिल्य सचिन वर्मा। कौटिल्य द फर्स्ट ग्रेट पॉलिटिकल रियलिस्ट रोजर बॉयस, ये इंपॉर्टेंट है। चाणक्य नीति चाणक्य अर्थशास्त्र श्रीकांत सुमन। कौटिल्य नॉमिस फॉर मॉडर्न टाइम श्री राम बाल सुब्रमण्यम। कौटिल्य अर्थशास्त्र डॉक्टर श्यामलेश कुमार त्रिपाठी। और चाणक्य टुडे तो दीपावली से। एंड इसी के साथ ये वाला टॉपिक तो कंप्लीट होता है आपका कौटिल्य फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन। और जितने भी मैंने इसके अंदर बताया, क्योंकि फैक्चुअल ज्यादा है तो फैक्चुअल पूछते हैं। और कॉन्सेप्ट्स की हम बात कर चुके हैं। कॉन्सेप्ट में 3 ही चीजें आपके, एक तो सप्तांग सिद्धांत है, षाटगुण्य नीति है, और एक आपका राज्य की उत्पत्ति। ठीक है, ये हम कर ही चुके हैं। द नेक्स्ट सेशन हम देखेंगे एक नए पॉलिटिकल थिंकर को, जो कि आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। ठीक है, तो जब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड वेरी नाइस डे।